बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। दूर तक जाती सुनसान सड़क और गहरा होता अंधेरा हारिस की परेशानी में इजाफा कर रहा था। एक तो ऊपर से अजनबी शहर, कोई जान पहचान का भी नहीं था। वो परेशान नजरों से अपने अतराफ में देख रहा था। बस से उतरने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। उसे लग रहा था उसने यहाँ आने में जल्दबाजी से काम लिया है, पर वो भी क्या करता, गुर्बत ने उसे यहाँ शहर आने पर मजबूर किया था। गांव में ऐसा कोई मुनासिब काम था ही नहीं जिससे वो अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों की कफालत करता। वालिद कम उम्री में ही फौत हो गए थे, वही घर का बड़ा था। माँ ने समझाया था उसे शहर आने से पहले, मगर उसके सर पर तो शहर आकर नौकरी का भूत सवार था। वो भी क्या करता, घर के हालात से परेशान हो गया था। चल बेटा, अल्लाह मालिक है। हारिस जब यहाँ आ ही गया है तो अल्लाह कोई असबाब भी मुहैया कर ही देगा। वो दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देते हुए बैग उठाए अनजान रास्ते की जानिब गामजन था। बढ़ते हुए अंधेरे की वजह से उसे ठीक नजर नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है। चलते चलते उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल गिरा। उसने गौर किया तो वो कोई कब्र थी। उसके बदन में सनसनी दौड़ गई। वो जल्दी से घबराकर कपड़े झाड़कर खड़ा हुआ। वो उस वक्त किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। वो घबराकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। चांद की हल्की रोशनी में अब वो बहुत गौर से देखभाल कर चल रहा था। वो तेज तेज कदम उठाता रहा था ताकि वो कब्रिस्तान की हुदूद से बाहर निकल आए। बात सुनो बेटा। अपनी पुश्त पर किसी मर्दाना आवाज पर वो खौफजदा सा हो गया और पलटे बगैर तेज तेज दौड़ने लगा। भागते भागते वो कब्रिस्तान की हुदूद से बाहर आ गया। अरे बेटा सुनो तो, वो आदमी उसके पीछे आते हुए बोला। डरो नहीं, मैं इधर का रहने वाला हूँ। वो उम्र रसीदा आदमी था और हारिस की आंखों में छाए डर को देखकर उसे तसल्ली देने लगा। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी नजर तुम पर पड़ी। इस शहर में नए मालूम हो रहे हो। जी, मैं गांव से आया हूँ, नौकरी की तलाश में, हारिस जरा मुतमईन होते हुए बोला। अच्छा। उसकी बात पर वो बूढ़ा अस्बात में सर हिलाने लगा। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता और मुझे रिहाइश का भी पता नहीं। हारिस कुछ झिझकते हुए बोला। रिहाइश की तुम फिक्र ना करो, यहाँ करीब ही पास में मेरा घर है, वहां तुम रह सकते हो। बूढ़े की पेशकश पर हारिस की खुशी दीदनी थी। किराया क्या होगा? हारिस हिचकिचाते हुए बोला। किराए की फिक्र नहीं करो, जब तक दिल चाहे रहना। मैं और मेरी बीवी ही होते हैं। घर में हमारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा रिहाइश का मसला भी हल हो जाएगा। बूढ़े की बात पर वो खुशी से निढाल हो गया और उसकी जानिब देखने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उसके लिए इतनी आसानी हो जाएगी। बातें करते करते वो एक घर की जानिब आकर रुक गए। घर काफी पुराना और खस्ता हाल था। वो दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले आया। घर में दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा था। इतनी गर्मी में भी घर का माहौल अजीब ठंडक का था। बड़ा सेहन था जहां पर एक तख्त बिछा हुआ था। सेहन की एक जानिब छोटा सा बावर्ची खाना था और दूसरी जानिब एक छोटा सा कमरा था जहां पलंग पर बैठी एक बूढ़ी औरत नजर आ रही थी। सेहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी काली स्याह बिल्ली बुरी तरह से हारिस को घूर रही थी। उसकी घूरती नजरों से हारिस को वहशत का एहसास हो रहा था। सेहन में बनी सीढ़ियों की जानिब वो बूढ़ा हारिस को लेकर बढ़ा जो ऊपर की जानिब जा रही थी। वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सीढ़ी के अख्ताम पर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बिल्कुल बराबर छोटा सा बावर्ची खाना बनाया हुआ था। ये है तुम्हारा कमरा, वो बूढ़ा उसे कमरे में ले जाते हुए बोला। अब तुम आराम करो, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं बस सोना चाहूंगा, बहुत थकन है। हारिस बोला। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, सुबह मुलाकात होगी। वो शब खैर कहता हुआ सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। हारिस कमरे के नए सिरे पर जाकर जायजा लेने लगा। कमरे में कालीन बिछा था, कोने में सिंगल बेड रखा हुआ था और बेड के बिल्कुल सामने
2 कुर्सियां रखी हुई थी। हारिस एक तरफ बैग रखकर कपड़े निकालकर नहाने चला गया। नहाकर आया तो खुद को काफी फ्रेश महसूस कर रहा था। वो सोने के लिए लेटने से पहले कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद खिड़की के दोनों पट बंद करने लगा। वो खिड़की सीढ़ियों की जानिब खुलती थी। उस कमरे में दूसरी खिड़की भी थी जो रोड की तरफ खुलती थी। हारिस उस खिड़की में से देखने लगा तो वहां से नजर आते कब्रिस्तान में उसकी नजर पड़ी तो उसने घबराकर खिड़की बंद कर दी और बेड पर आकर लेट गया। थकावट थी इसलिए लेटते ही सो गया। सुबह आंख उसकी दरवाजे पर दस्तक होने से खुली। वो जल्दी से बेड से उतरा और बूढ़ा उस खिड़की से कमरे में झांकता नजर आया। बेटे खोलो। उसने दरवाजा खोला तो वो हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था। वो झेप सा गया। नाश्ता करके नीचे आ जाना बेटा। बूढ़े की बात पर वो असबात में सर हिलाने लगा और नाश्ता करने के बाद वो नीचे चला गया जहां सेहन में वो कल वाली औरत तख्त पर बराजमान थी और पास ही उसके वो बूढ़ा बैठा था। आजा बेटा। तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत उसकी जगह अपने पास बनाते हुए बोली। मेरा नाम सईदा है। मेरा नाम शोएब है। वो बूढ़ा बोला। अपने बारे में बता। वो बूढ़ी औरत बोली। मेरा नाम हारिस है। मैं गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में आया हूँ। अच्छी बात है। तुम यहाँ आराम से रहना। खाने पीने के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आंटी। इस अजनबी शहर में आप लोगों की मदद का मैं बहुत ही मशकूर हूँ। वो तशक्कुर आमेज लहजे में बोला। अच्छा मैं चलता हूँ नौकरी की तलाश में। दुआ कीजिएगा कोई माकूल नौकरी मिल जाए। और फिर थोड़े दिन की तगदो के बाद उसे एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। मैं आपको बहुत तंग करती हूँ ना। ऐसा सोचना भी मत कि तुम मुझे तंग करती हो। तुम्हारा मेरा साथ तो जिंदगी भर का है, नहीं मरने के बाद भी जुड़ा रहेगा। शोएब मोहब्बत से बीवी का हाथ पकड़ते हुए बोले। रात के वक्त वो किसी काम से बाहर जाने के लिए सीढ़ियां उतरकर सेहन में आया तो शोएब साहब का जुमला उसके कानों से टकराया जो वो अपनी बीवी से बोल रहे थे। वो खामोशी से दरवाजे की जाने बढ़ गया। कहाँ जा रहे हो बेटा? शोएब साहब बोले। जी बाजार जा रहा हूँ, कुछ काम है। वक्त देखो बेटा, इतनी रात को जाओगे? हालात भी शहर के ठीक नहीं है। ऐसा करना कल चले जाना, अभी तो मैं दरवाजा खोलने की इजाजत भी नहीं दूंगा। वो बड़े प्यार से बोले। वो चुपचाप ऊपर की जानिब वापस बढ़ गया। अच्छी मुसीबत है, रात के 9 बज रहे हैं। कौन सा आधी रात हो गई जो मैं जा भी नहीं सकता। मगरिब के बाद कहीं जा नहीं, डाकू ना आ जाए। ऐसा लग रहा है कि डाकू तो बस इन्हीं की ताक में बैठे हैं। वो जलता बुनता बेड पर आकर लेट गया। उसे यहाँ वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, मगर इन दोनों मियाँ बीवी को आने जाने की रोक टोक से वो अक्सर घबरा जाता था। बिस्तर पर पड़े पड़े वो बेजार हो गया तो उठकर रोड की तरफ खुलने वाली खिड़की खोलकर खड़ा हो गया। काफी सुनसान इलाका था, आबादी भी ज्यादा नहीं थी। बेचारे मियाँ बीवी भी गलत नहीं थे। अकेले होते हैं, उनका डरना कुछ गलत भी नहीं था। वो सोचने लगा। कब्रिस्तान के बाहर से गुजरती 2 लड़कियां जो खिड़की में खड़े हारिस को ही देख रही थी, हाथ हिलाने लगी। उनकी इस हरकत पर वो घबरा गया। इतनी रात को ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? उसने घबरा कर खिड़की बंद कर दी। कमरे का दरवाजा खोलकर वो नीचे झांकने लगा। सेहन में अब कोई भी नहीं था। वो दबे कदमों सीढ़ी उतरकर नीचे आ गया और आहिस्तगी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। पलटकर यकीन दहानी के लिए देखने लगा। दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में सो चुके थे। अभी वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक से सेहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी बिल्ली कुर्राती हुई हारिस पर हमला कर गई। हारिस उस अचानक हमले के लिए तैयार ना था। वो एकदम सटपटा सा गया। वो काली स्याह बिल्ली हारिस को बुरी तरह से घूर कर देख रही थी। हारिस घबराकर ऊपर की जानिब भागा तो पीछे से नस्वानी कहकहों की आवाज बुलंद हुई। वो बदहवास हो गया, जैसे उसके इरादे नाकाम बनाने में कोई हंस रहा हो। वो दरवाजा बंद करके बुरी तरह हाँफने लगा। उसे खौफ महसूस हो रहा था। रात भर जागते गुजरी। फजर के वक्त जाकर उसकी आंख लगी। दूसरे दिन ऑफिस से वापसी पर घर आते हुए अपने पीछे आती नस्वानी आवाज पर वो पलट कर देखने लगा। कैसे हैं आप? वही 2 लड़कियां थीं, रात हारिस ने जिनको खिड़की से देखा था। हमने आपको हाथ हिलाया था, मगर आपने तो हमें जवाब ही नहीं दिया।
आप तो ऐसे डर के खिड़की बंद कर बैठे जैसे हाथ ना हिलाया हो कोई गोली मार दी हो। दूसरी वाली शरारत से बोली। इनकी बात पर वो छेप गया। मेरा नाम आयमा है और ये मेरी दोस्त सहरिश है, हम यहीं आगे रहते हैं। वो शौक सी लड़की मुस्कुराते हुए बोली। अब अक्सर ऑफिस से आते जाते उसकी इन दोनों से मुलाकात हो जाती थी। जिस वक्त हारिस ऑफिस से आता था वो कोचिंग से पढ़कर आ रही होती थी, बकौल उन दोनों के। हारिस को शौक और चंचल सी आयमा अच्छी लगने लगी थी और दोनों एक दूसरे के करीब भी आ गए थे। वो अब घर की तरफ से मुतमईन था। पाबंदी से वो मनी ऑर्डर भेजता था। घर में सभी उसकी नौकरी से बहुत खुश थे क्योंकि घर के हालात अब बेहतर हो रहे थे। एक शाम आयमा ने उससे रात मिलने की फरमाइश कर डाली। तुम मेरे मालिक के मकान को नहीं जानती, शाम के बाद वो मुझे घर से निकलने नहीं देते और मेरी चौकीदारी के लिए बिल्ली भी वहां मौजूद होती है। वो बिल्ली वाला वाकया सुनाने लगा, जिसको सुनकर साथ खड़ी सहरिश जोर से हंस पड़ी। उसके हंसने पर वो मुंह बनाने लगा। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। वो मिलने की हामी भरते हुए घर चला आया और रात जब शोएब अंकल खाना लेकर ऊपर आए तो वो सोता बन गया। कुछ देर बाद वो नीचे झांककर सहन में देखने लगा कि कोई है तो नहीं और इत्मीनान करता हुआ नीचे चला आया। वो दोनों मियाँ बीवी सोने अपने कमरे में जा चुके थे। उसने सहन में लगे दरख्त की जानिब पलटकर देखा तो वहां बिल्ली भी मौजूद नहीं थी। सुख का सांस लेते हुए वो दरवाजा आहिस्तगी से खोलकर बाहर चला गया, जहां आयमा उसका इंतजार कर रही थी। सहरिश नहीं आई थी। सहरिश नहीं आई। सहरिश को उसके साथ ना पाकर वो बोला। नहीं, वो बोल पड़ी थी, मैं कबाब में हड्डी बनकर क्या करूंगी, तुम जाओ। वो शरारत से आंख मारकर बोली। उसकी बात पर वो हंसकर गौर से उसे देखने लगा, जो वाकई वो बहुत हसीन लग रही थी। आओ पार्क में चलते हैं। आयमा उसको सामने बने कब्रिस्तान की तरफ ले आई। इतनी रात में कब्रिस्तान जाते हुए वो डर रहा था। डरो नहीं, इस कब्रिस्तान के बाद है वो पार्क। उसके साथ पार्क चला आया। वो पहली बार उस पार्क में आया था। आयमा उसे अपने बारे में बताने लगी कि वो और सहरिश दोनों सहेलियां हैं और दूसरे शहर में पढ़ाई के गर्ज से यहाँ आई हैं। बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। हारिस की निगाह अपने रिस्ट वॉच पर पड़ी जो 2 बजा रही थी। उफ, इतनी देर हो गई है। वो घबरा के खड़ा हो गया। हाँ चलो। सहरिश भी परेशान हो रही थी। आयमा भी उसके साथ खड़ी हो गई। दोनों बातें करते पार्क से बाहर आ गए। कब्रिस्तान में खड़ा गोरकन घूरती नजरों से हारिस को देख रहा था। उसकी नजरों से खाइफ होता हारिस आयमा को खुदा हाफिज कहता घर आ गया। घर में दाखिल होते ही उसकी निगाह दरख्त पर बैठी बिल्ली पर पड़ी जो उसी को घूर रही थी। उफ, आंटी जाग रही हैं। वो सर पकड़े रह गया। चलो अब आगे हो तो खाना खा लो। तुमने रात खाया भी नहीं था, तख्त पर रखा हुआ है। मैंने खाना बावर्ची खाने से सईदा आंटी की आवाज पर हारिस जी भरकर शर्मिंदा होते हुए तख्त पर रखी खाने की ट्रे की जानिब बढ़ गया और वहीं बैठ के खाने लगा। उसे भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। खाने के बाद वो बावर्ची खाने की जानिब बढ़ गया। सॉरी आंटी, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और खाना बहुत ही मजे का था। अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे क्योंकि वहां कोई भी नहीं था। वो खौफजदा नजरों से आंटी के कमरे की तरफ देखने लगा तो वो बेड पर सो रही थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो घबरा कर ऊपर चला आया। दूसरे दिन छुट्टी थी, वो भी नीचे चला आया। अंकल आंटी सहन में तख्त पर बैठे थे। वो उनके पास चला आया। आप दोनों की शादी को कितने साल हो गए? वो उनसे पूछने लगा। 50 साल हो गए। मैं ब्याह कर इसी घर में आई थी। औलाद के लिए बड़ी दुआएं किया करती थी पर हुई ही नहीं। वो माजी को सोचते हुए आप दीदा हो गए। मेरे तो यही बच्चे हैं। वो दरख्त के पास बैठी बिल्लियों की जानिब मोहब्बत से देखते हुए बोली। आपको बिल्लियां बहुत पसंद हैं क्या? वो सवाल करने लगा। हाँ। वो मुख्तसर सा जवाब देकर चुप हो गई तो वो दरख्त के पास बैठी आराम करती बिल्लियों की जानिब देखने लगा। उनमें से एक बिल्ली की आंखों में हारिस को देखते हुए अजीब सी चमक थी। वो झुरझुरी लेकर रह गया। तुम्हारे अंकल को बहुत बोला था कि मैंने दूसरी शादी कर लो औलाद के लिए, पर नहीं माने। सईदा आंटी बोली। आपसे मोहब्बत करते होंगे ना, इसी वजह से। सईदा आंटी पोपले मुंह से दुपट्टा मुंह पर रखकर हंसने लगी। लैला मजनू की तरह हमारी मोहब्बत मशहूर थी। वो बताने लगी। आंटी, ये इलाका इतना सुनसान क्यों है? ये इलाका शुरू ही से सुनसान है। यहाँ आबादी ज्यादा है ही नहीं। इसकी बात के जवाब में वो चुप होकर रह गया। रात की किसी पहर उसकी आंख खुली तो नीचे से आती बातों की आवाज पर वो हैरान होकर
नीचे देखने लगा। वो आहिस्तगी से कमरे का दरवाजा खोलकर जब नीचे झांकने लगा तो सहन में शादी का सा समा था। पूरा सहन रोशनियों से जगमगा रहा था। औरतें जर्क बर्क लिबास पहने नजर आ रही थी। मर्द भी नए लिबास जेबतन किए हुए थे। हारिस ने गौर किया तो तख्त पर एक लड़की दुल्हन बनी बैठी थी और उसके इर्द गिर्द बहुत सी लड़कियां तैयार हुई बैठी थी। खाने की इश्तिहा अंगेज खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। एक तरफ खाने की देगे रखी थी और दूसरी तरफ वो परेशानी से देख रहा था। हारिस बेटा आजा। नीचे खड़े शोएब अंकल की उस पर नजर पड़ी तो आवाज देकर उसे बुलाने लगे। वो नीचे आ गया। बेटा ये हमारी पड़ोस की बच्ची है, इसकी शादी है। तुम्हारी आंटी ने बोला था रुखसती हमारे घर से होगी। बचपन से ही ये बच्ची हमारे घर आती जाती है तो मोहब्बत हो गई। अंकल की बात पर वो आंटी की तरफ देखने लगा जो हर काम में आगे आगे थी। खाना बिछा तो वो भी बैठ गया। इतना लजीज खाना था कि वो खाए चले जा रहा था। खाने के बाद भी महफिल जमी हुई थी। उसे अब नींद आने लगी थी। दूसरे दिन ऑफिस भी तो जाना था। वो सोने के लिए ऊपर आ गया। उसे ऐसे लगा कि पीछे पीछे कोई आया है। उसने 2-3 बार चौंक कर अपने इर्द गिर्द देखा मगर कोई भी नहीं था। गुलाब की तेज खुशबू उसकी तरफ से टकरा रही थी। वो जो बिस्तर पर दराज था घबराकर उठ बैठ गया। कौन है? उसने डरते डरते पूछा। वो खौफजदा सा अपने अतराफ में देखने लगा मगर कोई था ही नहीं। रात उसे लगा कोई नस्वानी हाथ उसका सर पर लग रहा है। फजर के वक्त तक यही सूरत हाल रही। ऑफिस में भी सारा दिन वो अजीब सी कैफियत में रहा। नींद न भरने की वजह से उसे कोई काम नहीं हो रहा था। शाम वापसी में घर की तरफ आते हुए आयमा नजर आ गई। उसको देखते ही उसकी दिन भर की थकन दूर हो गई थी। वो थोड़ी देर पार्क में बैठकर उससे बातें करने लगा। पता है कल मेरे मालिक के मकान के घर में पड़ोस की लड़की की शादी थी। दुल्हन बनी लड़की को देखकर मुझे ख्याल आया कि एक दिन तुम भी ऐसे ही दुल्हन बनी बैठी होगी। हारिस बोला। काश, आयमा धीरे से बोली। क्या मतलब? वो ना समझी से बोला। काश ऐसा हो मैं तुम्हारी दुल्हन बनी ऐसे बैठी रहूं। आयमा बोली। ऐसा जरूर होगा आयमा। हारिस बोला। मैं परसों गांव जा रहा हूं और जाते ही माँ से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगे? आयमा खुश होते हुए उससे पूछने लगी। हाँ, मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे ही शादी करूंगा। वो उसे यकीन दिलाते हुए बोला। घर आकर वो तैयारी में लग गया। बैग वगैरह पैक करने लगा क्योंकि परसों वो गांव जा रहा था। वो मुस्तकबिल के सुनहरे सपने सजा रहा था। कैसा लगेगा कि आयमा मेरे साथ गांव जाएगी। पूरे गांव में आयमा जैसा हसीन कोई नहीं होगा। और वाकई में आयमा बेहद हसीन थी। ऐसा हुस्न हारिस ने पहले नहीं देखा था। आज रात भी आयमा ने उसे पार्क में मुलाकात के लिए बुलाया था। पार्क से वापसी में कब्रिस्तान वाले रास्ते से आते हुए उसका पैर किसी कब्र से अटका और वो धड़ाम से किसी कब्र पर जा गिरा था। उसने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च जलाई। मोबाइल की रोशनी सीधी कब्र की तख्ती पर पड़ी थी। हारिस की आंखों के आगे अंधेरा आ गया था। कब्र की तख्ती पर लिखा था शोएब खान। वो बमुश्किल खड़ा हुआ। उसी कब्र के बराबर वाली कब्र की तख्ती पर सईदा शोएब लिखा था। हारिस को लग रहा था कि वो बेहोश होकर रह जाएगा। क्या हो गया? गोरकन की आवाज पर वो उछल पड़ा। वो कब्र को देखते हुए टूटे फूटे लफ्ज उसके मुंह से निकल रहे थे। हाँ, ये दोनों मियाँ बीवी थे। वो सामने वाले घर में रहते थे। वो गोरकन उसके घर की जानिब इशारा करने लगा जहां हारिस रह रहा था। आज से 5 साल पहले आधी रात में उनके घर डाकू घुस आए थे। डाकुओं ने दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया था। बेटा ध्यान रखो, हालात ठीक नहीं। हारिस को बेसाख्ता उनके जुमले याद आ गए। इतना डरे हुए क्यों हो? गोरकन उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयां देखकर बोलने लगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो थूक निगलता हुआ बोला और तेजी से घर की जानिब दौड़ा। मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। वो खौफ से धड़कते दिल के साथ घर में दाखिल हुआ। वो तेजी से ऊपर चला आया और सामान समेटने लगा। कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर वो उछल सा गया। खिड़की से देखा तो सीढ़ी पर आयमा खड़ी हुई थी। तुम यहाँ कैसे? वो अपनी अर्क आलूदा पेशानी साफ करते हुए बोला। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी बात पर वो सर हिलाता जल्दी जल्दी चीजें उठाने लगा कि उसके दिमाग में झमाका हुआ कि तुमको कैसे पता मैं जा रहा हूँ। वो पास खड़ी आयमा से पूछने लगा। आयमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इसी तरह अपने कबीले की नाफरमानी नहीं कर सकती। पीछे से सहरिश बोली। वो हैरान और परेशान सब देख रहा था।
हारिस साहब, आयमा ने आपको हकीकत बताने से मना किया था, मगर मेरे ख्याल से आपको हकीकत से वाकिफ कर देना चाहिए। आयमा के लाख रोकने के बावजूद सहरिश बताने लगी कि उनका ताल्लुक जिनों के कबीले से है और सहन में लगे नीम के दरख्त पर वो अरसा दराज से अपने अबाव अजदाद के साथ रहती चली आ रही है। वो जो बिल्लियों के रूप में आपने देखा था वो हम ही थे। पहले ही दिन जब आपने इस घर में कदम रखा था तभी आप आयमा को अच्छे लगने लगे थे। मैंने उसे बहुत रोका, अगर ये आपके साथ जाएगी तो हमारे कबीले के बड़े इसको मार ही देंगे, साथ आपकी जान को भी खतरा है। सईदा आंटी जब ब्याह कर आई थी यहाँ, उनको तभी हमारी मौजूदगी का पता चल गया था। उनकी कोई औलाद नहीं थी, हम ही उनकी बेटियों की तरह हैं, पर वो दोनों कब के मर चुके हैं। ये घर खाली वीरान खंडर है, इधर कोई जिंदा इंसान नहीं है। उस रात जो आपने शादी देखी थी वो हमारे कबीले की लड़की की थी। हारिस को लग रहा था किसी भी वक्त उसका दिल बंद हो जाएगा। उसका पूरा वजूद पसीने में भीगा हुआ था। हारिस, तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा, तुम तो हमारे बेटे की तरह हो। शोएब अंकल सीढ़ी चढ़कर उसकी तरफ आने लगे। खौफजदा होकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। अल्लाह मेरी मदद कर, मैं कहाँ जिन्नों और रूहों में फंस गया हूँ। वो फूट फूट कर रोते हुए अपने लिए मदद मांगने लगा। पूरी रात वक्फे वक्फे से दरवाजे पर होने वाली दस्तक और सईदा आंटी की सिसकती हुई आवाज उसको जाने नहीं दे रही थी। मैं नहीं जाने दूंगी, मेरा कोई बच्चा नहीं, ये मेरा बच्चा है। ये आवाज उसके कानों में बार बार हथौड़े की तरह लग रही थी और साथ में नस्वानी बैन करती हुई आवाज जो आयमा की थी। हारिस, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। वो दोनों हाथ कानों पर रखे दरवाजे की पुश्त लगाए बैठा रहा। फजर के वक्त आवाजों का सिलसिला रुका। उसने दरवाजा खोलकर नीचे झांका जहां खामोशी थी। वो बैग उठाए अंधाधुंध सीढ़ियां उतरता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर की जाने भागा। वो बुरी तरह से बस भाग रहा था और बाहर रोड की जानिब आकर आसमान की जानिब देखते हुए तशक्कुर के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो बचकर आ गया है। सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे कि वो 6 माह तक रूहों और जिन्नों के दरमियान रहा था। आज इस बात को 10 साल बीत गए और पिछले 8 साल से वो यहाँ शहर में अपनी माँ और बीवी बच्चों के साथ मुकीम है। आज किसी काम से जब वो अपनी बीवी के साथ उस इलाके से गुजरा तो इत्तेफाक से उस घर के पास से उसका गुजर हुआ। घर के पास से गुजरते हुए उसके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। आज भी वो घर वैसा ही वीरान पड़ा था। हारिस की निगाह बेख्तियार उस कमरे की खिड़की की जानिब उठी जहां उसने 6 माह कयाम किया था, मगर वहां का मंजर उसे दहशत में मुब्तला कर गया। आयमा खिड़की में खड़ी मुस्कुराते हुए उसे ही हाथ हिला रही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।